सखी सहेली के श्रोताओं को और प्यारी बुआ को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और ढेर सारा प्यार हमारे सभी श्रोताओं को। कैसी हैं बुआ जी? फर्स्ट क्लास। और आज तो भाई सबसे पहले विश्व शांति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को भी और भाई राष्ट्रीय तुमको भी। बहुत बहुत शुक्रिया बुआ और आपको भी। और भाई विश्व शांति दिवस हम आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मना रहे हैं। शांति तो बहुत जरूरी होती है ना, सबके जीवन में शांति बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र ने ये दिन स्थापित कर दिया कि ये दिन शांति अहिंसा और संघर्ष समाधान के लिए हमारी प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने इसके बारे में तमाम जानकारी भी भेजी है। आज विश्व शांति दिवस है। शांति शांति शांति। जी। और ये भी है कि भाई हर साल 21 सितंबर को हम ये दिवस मनाते हैं, तो और शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र जैसा आपने बताया द्वारा स्थापित ये दिन शांति अहिंसा और संघर्ष समाधान के लिए हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। तो शांति 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 आपने कहा है, शांति नहीं हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। और विश्व में अहिंसा को खत्म करने और लोगों को शांति राह पर ले जाने के लिए प्रतिवर्ष 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 1981 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। ये दिवस लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। बिल्कुल। और दुनिया को दशा और दिशा देने में सक्षम महाशक्तियों के मन में शांति की सदिक्षा भले ही कई बर्बर युद्धों की विभीषिका देखने के बाद उपजी हो, पर हमारी भारतीय परंपरा में सदियों से शौर्य और पराक्रम का प्रत्येक परम तप ऊर्जा और तेज की हर अलौकिक आराधना शांति पाठ के बिना अपूर्ण मानी जाती है। विश्व पटल पर शांति के महत्व को रेखांकित करने वाले इस विशेष दिन पर आप सभी को शांति और सद्भाव की अशेष शुभकामनाएं। तो भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। और भाई कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि भाई राशि तुमने शुरू में ही पूछा, तो इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस पर चर्चा करने लगे। और विषय आज क्या क्या है ये बताने से चूक गए। तो बुआ आज हम सखी सहेली के श्रोताओं से वो दिन याद करो का दिन होता है आज। जी हाँ, बृहस्पतिवार के दिन। तो कहाँ ले चल रहे हैं हम लोग वो दिन में? कौन से वाले दिन में? कौन से वाले दिन में? चाय कब पी थी, चाय पीना कब शुरू किया जी था? या कॉफी कब पिया था? और एक इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा और बड़ा मजेदार है। चाय कॉफी तो चलो ठीक है, कब पिया उससे जुड़ा कुछ मुद्दा होगा, लेकिन हम लोगों के समय में, हम लोगों के बचपन में खास तौर से कोल्ड ड्रिंक जो है, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, वो पीना अपने आप में एक बहुत जैसे लगता था युद्ध पर जाने जैसा है। और कहीं दे दिया जाता था तो उससे जुड़ी हुई बड़ी तमाम समस्याएं उठती थी। वो हमारे साथी जरूर साझा करेंगे। केवल चाय कॉफी तक नहीं टिके रहेंगे, बल्कि आइए कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं और याद करिए कि क्या क्या दिक्कतें होती थी और कैसे कैसे आप उसे संभालते थे। बिल्कुल है ना। और उसके बाद हम पर्यटन में आज सोनभद्र चलेंगे। बहुत ढेर सारी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, तो थोड़ा थक भी जाएंगे। और हम लोग बहुत सारा वक्त यहाँ देते हैं ना। हाँ। अपना क्या कहते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, काम की जगह पे, तो वहाँ पर कैसे व्यायाम कर लें इसके बारे में भी आप बताने वाले? कार्यालय में भी? हाँ, क्या बात है। घर में, रसोई घर में भी कर सकते हैं। और सोनभद्र घूमने जा रहे हैं तो रास्ते में कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी कर लेते हैं बातें। बिल्कुल है ना? तो हमेशा की तरह क्या कहती हैं आप, एक गीत भी सुनवाते हुए चलें। हमेशा सुनवाती हो तुम क्या? हमें तो ऐसा याद था कि पहले बतियाते ज्यादा हैं, तो बतिया लिया, इतना बता दी है कि भाई आज क्या क्या हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो और विश्व क्या है ये शांति दिवस पे भी हमने जी हाँ बातें कर ली और बहुत महत्वपूर्ण है, तो बस गीत सुनते हैं। सही।
पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कलेजुआ को चीर गई, चीर गई, चीर गई। अखियां भूल गई है सोना। आपस में मिलते दीवाने और हमसे हो रहे बहाने, और हमसे हो रहे बहाने। चितवन कमान से जो ताने, वो बान हमने पहचाने, वो बान हमने पहचाने। नजरों की ये घात चोरी चोरी मुलाकातें हम जान गए, जान गए, जान गए। अखियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कलेजुआ को चीर गई, चीर गई, चीर गई। अखियां भूल गई है सोना। तो सोनभद्र ले चल रही है ना आप हमें? अच्छा, इसलिए सोना सोना करा था अभी है, आँखियां भूल गई हैं सोना। बिल्कुल। लेकिन भाई हम घूमना तो नहीं छोड़ सकते और हमारे साथी भी नहीं छोड़ सकते, तो बिल्कुल चल रहे हैं सोनभद्र। तो भाई हम आपको ये भी बताएं कि सोनभद्र जिला जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना वगैरह बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हैं वो उपलब्ध हैं। और सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिजली संयंत्र हैं। और ये जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इन 4 राज्यों से सटा हुआ है। एकमात्र ऐसा ये जिला है जी, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो ये। तो भाई यानी कि ऊर्जावान भी है कहना चाहिए, और ढेर सारे यहाँ पे उद्योग भी है, औद्योगिक नगरी है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण और महाभारत के साक्ष्य के आधार पर यहाँ मिले हुए बहुत सारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। जरासंध द्वारा महाभारत युद्ध में कई शासकों को यहाँ कैदी बनाए रखा गया था। सोन नदी की घाटी गुफाओं में प्रचलित होती है, जो मूल निवासियों के प्रारंभिक जो है निवास स्थान थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भार ने जिले में चेरी, सीरी, कोल और खरवार समुदायों के 7 बस्तियों का गठन किया था। 5वीं सदी के विजयगढ़ किले पर कोल राजाओं का शासन था। फिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान जिला दूसरा काशी के रूप में प्रसिद्ध था। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्रह्मदत्त वंश के नागाओं द्वारा विभाजित किया गया था। और 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिले का वर्तमान क्षेत्र कौशल और मगध में था। गुप्त काल के आगमन से पहले कुषाण और नागा भी इस क्षेत्र की सर्वोच्चता रखते थे। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये 1025 तक गुर्जर और प्रतिहारों के नियंत्रण में रहे, इससे पहले कि वे गजनी के महमूद द्वारा बाहर निकल। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि काफी पुराना जिला है। और हमने सबने, जैसे कि यहाँ पे घूमने की अगर हम बात करें तो बहुत सारे किले हैं, इको पॉइंट है, तो पार्क है तो हमारे एक साथी ने भी बहुत लंबी चौड़ी सी बातें लिखकर भेजी हैं और ये कहते हैं कि सोनभद्र जिला जो है ये भारत का एकमात्र प्रांत है। ये सारी बातें जो हमने बताई वो भी इन्होंने बताया, लिखा है। पहुंचने पर आपको एक ऐसे किले का दीदार करने के लिए मिलेगा जिसके बारे में ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही उससे जुड़ी कोई चीज देखी होगी। हम बात कर रहे हैं विजयगढ़ के किले की, जिसका जिक्र प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता में किया। जंगल और दुर्लभ हिरण है यहाँ पर। यहाँ लगभग 51% क्षेत्र घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में काले हिरणों के झुंड का दीदार करने को मिलेगा। हिरणों के साथ यहाँ पर जंगली सुअर, भालू भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। रेणुकूट में मौजूद रिहंद बांध भी बहुत खूबसूरत है। इसका विहंगम दृश्य हैरान कर सकता है आपको। बिल्कुल, और कहते हैं कि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है इतना अद्भुत है कि कोई भी इसे देखकर मोहित हो जाता है। और यहाँ सोनभद्र की मुख्य नदी सोन नदी है। और सोनभद्र की अगर आप असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो यहाँ बरसात के मौसम में जाइए। यहाँ के हरे भरे जंगल देखकर आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और वहाँ घूमने के लिए जो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पर्यटन स्थल है वो हम आपको बता रहे हैं।
किला जी आपने हाँ, बताया ही है। इको पॉइंट है रॉबर्ट्सगंज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर वीर लोरिक पत्थर के पास स्थित है। और ये इको पॉइंट जो है पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। यहाँ रुककर एक सुंदर दृश्य का नजारा आप देख सकते हैं। और वीर लोरिक पत्थर इको पॉइंट के मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, तो बहुत पास में है। इसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, बहुत रहस्य है। और यहाँ पर है वैष्णो देवी का मंदिर जो मानव निर्मित है। बिल्कुल, और इस मंदिर को कश्मीर में जो वैष्णव देवी है उसका कॉपी किया गया है, ऐसा कहते हैं। इस मंदिर में भक्तों को दर्शन करने के लिए गुफा से होकर जाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वैष्णव देवी में जाते हैं। और ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। और वैष्णव देवी का मंदिर रावतगंज से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है और चोपन से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, अब सोन नदी के किनारे चोपन से ही लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अघोरी का किला। ये किला 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। इसका नाम बिजुल, रेणु और सोन है। नदियों का नाम है बिजुल, रेणु और सोन नदी। बताया जाता है कि इस किले पर पहले खारवर शासकों का शासन था, लेकिन कुछ समय बाद इस किले पर चंदेल द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस किले को आदिवासी किला भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले कहा ना कि अंतिम शासक एक आदिवासी राजा थे। इस किले में अदृश्य शक्तियों का राज है, ऐसा कहा जाता है। और इस दृश्य किले के खजाने को सुरक्षित करती हैं ये अदृश्य शक्तियां। देखने जाएं तो ग्रुप में जाएं, ऐसा कहते हैं। हालांकि अब उतना डरावना तो नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ किले के अवशेष ही अब बचे हैं, खंडहर में तब्दील हो चुका है। विजयगढ़ का किला भी है। ये किला भारत के सोनभद्र जिला में स्थित है। रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ पर स्थित है। चंद्रकांता सीरियल में आपने इसे जरूर देखा होगा, पूरा सीरियल इसी पर बना है। और राजकुमारी का किला यही विजयगढ़ का किला है। ये किला करीब 400 फीट ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। और स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले के नीचे एक और किला बना हुआ है, जहां पर अकूत खजाना दबा हुआ है। उस खजाने को खोजने के लिए कई बार रात में लोग वहां जा चुके हैं। भाई सबको चाहते हैं ना, है ना, कि सबको ये खजाना मिले जी। लेकिन ये किला रहस्यों से भरा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। वो तो विजयगढ़ का किला महाभारत के समय से प्रसिद्ध है और इस किले को राजा बाणासुर द्वारा बनवाया गया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। और विजयगढ़ किले के अंतिम शासक काशी नरेश चेत सिंह थे। फिर धंधरौल बांध रॉबर्ट्सगंज चुर्क मार्ग पर रॉबर्ट्सगंज से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध का निर्माण घाघरा नदी पर किया गया है, इसलिए इसे घाघरा बांध भी कहा जाता है। और भाई दोस्तों, अगर आप रॉबर्ट्सगंज जा रहे हैं तो इस जगह पर जरूर घूमिए। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में सब लोग आते हैं घूमने के लिए। रिहंद बांध बहुत प्रसिद्ध है, इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन गीत सुनते हैं। फिर आप भी कहेंगे कि क्या जगह घूम आए हैं। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता
न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। बुआ, पुराने दिनों को क्यों याद करें, आप नई जगह जाएं और नई याद बनाएं। नहीं, पुराने दिन भी याद करना है भाई। हमारे एक साथी बड़े खुश हो गए हाँ। जब हमने कोल्ड ड्रिंक की बात कही, तो उन्हें बहुत सारे वो काले और ऑरेंज ऑरेंज रंग के सब कोल्ड ड्रिंक याद आ गए। याद आ गए। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि जैसे हाँ। लोग घूमने जाते हैं, हाँ। कई जगहों पे घूमने जाते हैं, तो उन दिनों को नहीं याद करें कि जो घूम चुके हैं अब नई जगह पे, मतलब हाँ, वो बात तो है, क्योंकि बहुत सारे, हमारा देश इस मामले में बहुत समृद्ध है और बड़ी प्यारी प्यारी जगह है। जैसे कि सोनभद्र इतना समृद्ध है, और हम बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो सोच भी नहीं सकते, वहाँ इतने ढेर सारे फॉल्स हैं, राजदरी, देवदरी, बहुत सारे ऐसी दरी, मतलब वहाँ पर ऐसा कहा जाता है जो झरने होते हैं उनको कहते हैं। अच्छा। और हम बात कर रहे थे रिहंद बांध की, जो बहुत भव्य है, देखने में मजा आ जाता है। उसके बाद सलखान फॉसिल नहीं, रिहंद बांध की हमने बात नहीं बताई थी पूरी। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, पिपरी में स्थित है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। रिहंद नदी पर बना है, जैसे कि नाम से ही पता है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। और सलखान फॉसिल्स पार्क जो है, इसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के उत्तर प्रदेश में एक जीवाश्म पार्क है। लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है इस पार्क का। और जीवाश्म यहाँ पर है, जी जी जी, पत्थरों पर छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं, और पार्क में पत्थरों पर जीवाश्म के छल्ले में बिखरे हुए हैं, जो कैमूर वन्यजीव रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और इसका उद्घाटन औपचारिक रूप से 8 अगस्त 2002 में किया गया। और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। ये मंदिर महादेव भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने जाने वालों में से स्थानों में से एक है। और यहाँ पंचमुखी महादेव का मंदिर भी है। रावटगंज से चुर्क जाने के समय में बीच में ये पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पंचमुखी 5वीं शताब्दी में प्रकट हुए थे, और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। ये मंदिर आदिवासियों के समय का बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। क्या बात है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ का मंदिर है, शक्तिनगर में स्थित है, जो कि सोनभद्र जिले में है। मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगर सौभाग्य मिला, आप जा रहे हैं तो मंदिर में दर्शन जरूर कीजिएगा। ये शक्तिनगर जो है रॉबर्ट्सगंज से लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर देवी सती की जीभ की पूजा की जाती है। नवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है। और मुखा
एक दरी है जो रॉबर्टगंज से पश्चिम में लगभग 44 किलोमीटर तथा घेरावल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो वाटरफॉल है सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी खूबसूरती अगर आपको देखना हो तो बरसात के समय में। भाई जितने भी फॉल्स हैं वो तो बरसात में भरे रहते हैं, पानी का मजा है उसमें। शिव द्वार घोरावल जो है ये मंदिर है, लगभग घोरावल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में देवी पार्वती की 21वीं सदी की काले पत्थर की मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति लगभग 3 फुट ऊंची है। शिव द्वार में शिवरात्रि के समय एक मेला भी लगता है और मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। फिर सावन में कांवड़िया भी जाते हैं। बिल्कुल, और भी बहुत सी जगह हैं जैसे चुनहवा दरी, अमिला धाम, सिलहट बांध, नगवा बांध, यानी बहुत सारे हैं। तो आप जरूर जाएं घूमने और फिर हमें बताएं कि आपको वहां घूमना कैसा लगा। अनगिनत स्थान है जहां पर आप जाकर पिकनिक मना सकते हैं, वहां रुक सकते हैं, ऐसी तमाम जगह हैं। बहुत सारे किले हैं, तस्वीरें लें। जी हाँ, तो घूमने जाएं लेकिन वहां पर अपनी यादें ना छोड़ कर आए, यादें लेकर आइएगा साथ में, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम बराबर पर्यटन स्थल की जब भी बात करते हैं तो ये आपको जरूर याद दिलाते हैं कि वहां पर हमें किसी भी चीज से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। और अब याद करते हैं वो व्यायाम करवा दोगे तुम। अच्छा। नहीं, आपने कहा है ना कि कैसे वो कोल्ड ड्रिंक वाला मामला ना, वो नाक में चढ़ जाती थी हमारे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। ऐसे डकार आती थी और वो ऐसे लगता था नाक में चढ़ गई। फिर हम बड़ी मुश्किल से हम लोग ऐसे अपना नाक मुंह छुपाते थे। दिक्कत होती थी। फिर लगता था लोग कैसे पी लेते हैं, बड़े मजे से आराम से पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं उसके। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या? हमारे साथी लिखकर भेजेंगे। हाँ बिल्कुल। और चाय भी हम बता दें, आपने चाय पहली बार कब पी थी? भाई चाय तो बड़ा मुश्किल चीज है। क्यों? बहुत मुश्किल चीज है। क्यों? अब ये तो मम्मी पापा बताएंगे ना कि कब पिला दिया था उन्होंने। मम्मी पापा कहाँ पिलाते थे? मम्मी पापा तो कहते थे कि चाय मत पियो। उस समय में छोटे बच्चों को चाय नहीं पीने के लिए कहते थे, सुनो रंग कम होगा तो ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी वगैरह वगैरह। लेकिन 11वीं 12वीं आते आते तक कहने लगे थे चाय पियोगी क्या? तो लगता था अच्छा चाय पीने के लिए मौका मिल रहा है, यानी हम बड़े हो गए, यानी हम बड़े हो गए। यस, ये पता चल जाता है कि अब हम बड़े हो गए। तो भाई अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमने शादी के बाद पिया था, तो ये कह सकते हैं कि तभी बड़े हुए हम जब शादी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो फिर जब मौका मिलने लगा तो लगा कि भाई चाय, और वो आज तक है, वो एक ऐसी आदत लगी कि वो आदत फिर छूटी ही। हमारे साथियों ने लिखकर जैसे भेजा है कि छोटे थे तो दूध तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अतः सुबह चाय पीते थे। ये तो पता नहीं कि पहली बार पी, लेकिन आज तक पी रहे हैं, लेकिन 2 समय से ज्यादा नहीं पीते हैं। तो चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 2 बार ही पीती हैं। और भी एक श्रोता ने लिखा है कि चाय या कॉफी पहली बार कब पी ये तो याद नहीं, पर पसंद बहुत थी छोटेपन से ही। रात को नए साल वाला टीवी का प्रोग्राम देखते हुए तो हम सबको मिलकर एक बार तो पीना जैसे कोई कानून की तरह हो गया है। अच्छा। जरूर बनती है गरम कॉफी उस ठंडी रात में। और हमारे साथी लिख रही हैं कि हमारे बचपन में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहते थे पेट दुख रहा है, और तुरंत लिखा इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मिल जाती थी और पीते ही पेट दर्द गायब हो जाता था। उस समय ऑरेंज भी आता था, कुछ दिनों के अंतराल पर सभी बहन भाई के पेट में दर्द होता था और कोल्ड ड्रिंक कराती थी। यानी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है भाई जी, तो आज कह दो कि पेट में दर्द है। लेकिन हाँ भाई, पेट में दर्द बताइएगा, लेकिन ऐसा ना करिए कि अपना हाथ आप दांत के पास रख लें कि दांत में लगे कि दांत में दर्द है। भाई झूठ बोलते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बता रहे हैं पेट में दर्द है और हाथ जो होता है हमारा अपने गाल पर होता है, तो चोरी पकड़ी जाती है। तो तमाम बातें हमारे साथी ने लिखा है कि पहली बार कब चाय या कॉफी पी ये तो माता पिता ही जानते होंगे क्योंकि उन्होंने ही पिलाई होगी। हाँ, लेकिन अपने हाथ से बनाकर कब पहली बार पी, इसकी कुछ धुंधली सी यादें हैं। तो भाई धुंधली सी यादें, इन्होंने यादें तो नहीं लिखी। और दूसरे साथी हमारे लिख रहे हैं कि चाय कॉफी पी हो, लेकिन वो साल याद है जब पहली बार रेडियो हमारे घर आया था। क्या बात है, वो साल 1960। वैसे बचपन से लेकर आज तक सुबह नाश्ते के साथ चाय जरूर पीते रहे हैं। बचपन की बात है,
सबसे बड़ा कप और वो भी पूरा भरा हुआ हो, वो सबसे पहले लेने की होड़ हम सभी बच्चों में सुबह के नाश्ते के वक्त लगी रहती थी। बहुत बढ़िया। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई पहली बार मैंने चाय रेलगाड़ी की सफर में 13-14 वर्ष की आयु में पिया। उन दिनों लंबी सफर हुआ करती थी, सुबह चाय 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 की आवाज से नींद खुलती थी। पहली चाय की घूंट पीने पर सफर का थकावट कुछ कम होता, इसके बाद खाने का डब्बा खोला जाता था। वाह। और वैसे ट्रेन में तो हम लोग सब इंतजार करते थे कि घर में भले ही ना पी मिले, लेकिन जब ट्रेन में सफर करेंगे तो जरूर मिलेगी चाय। चाय या कॉफी पी, ये तो याद नहीं, पर पसंद बहुत थी। हाँ, ये तो बात है, हमारे सभी साथियों को पसंद है। ये भी लिख रही हैं कि क्या बात है, आपने कोल्ड ड्रिंक वाली बात याद दिलाई, वो बोतल में बंद काली और ऑरेंज ठंडी पदार्थ। सबसे पहले हमने जमशेदपुर के नटराज सिनेमा हॉल में फिल्म साजन देखने गए थे। वहीं इंटरवल में 50 पैसे का एक बोतल लिया था, मामा के मित्र दिए थे। ठंडी तो बहुत ही मीठी, पर नाक में बहुत तेज लगी थी। उसके बाद मैंने उसे नहीं पिया। फिर उन्होंने बहुत समझाया कि मुंह से डकार लो। कुछ साल पहले तक तो ऐसा ही फैशन आ गया कि किसी के घर में जाने पर कोल्ड ड्रिंक ही ऑफर होता है। मना करने पर बुरा लगता था, थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता था, पर मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है। हम और भी संदेश शामिल करेंगे, यहाँ पर लेते हैं अंतराल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। जी हाँ, तो स्वागत तो है। स्वागत में अगर गीत सुनवा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या बात है, बिल्कुल पेशे खिदमत है। तेरी कसम तुझको सनम प्यार किया रे, तेरी मोहब्बत ने बेकरार किया रे।
किया रे, तेरी मोहब्बत ने बेकरार किया रे, बेकरार किया रे, हाय तेरी कसम। नाज मेरा तू है, नाज मेरा तू है, अंदाज मेरा तू है, तू राज जिंदगी है, मेरे दिल की आरज़ू है। नाज मेरा तू है, अंदाज मेरा तू है, तू राज जिंदगी है, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है। हाय तेरी कसम, तेरी कसम, तुझको सनम प्यार किया रे, तेरी मोहब्बत ने बेकरार किया रे, बेकरार किया रे, हाय तेरी कसम। आपको ये गीत अच्छा लगा ना? तेरी कसम। तेरी कसम। बुआ, एक श्रोता ने लिख के भेजा है कि मैं हाई स्कूल में आ चुकी थी। एक बार कुछ पापा मम्मी के साथ, पापा के कुछ मित्रों के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। सबके लिए कॉफी मंगाई गई। मुझे कॉफी की स्मेल से ही परेशानी थी। मुझे कॉफी पसंद भी नहीं थी, पर सबके सामने बोल नहीं सकती थी, किसी तरह पी गई। बाद में सोचा कि इसको कोल्ड कॉफी बनाकर पी जाए तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं कोल्ड कॉफी पीने लगी। तब से मुझे हॉट की जगह कोल्ड कॉफी कभी कभी पीना अच्छा लगता है। फिर उसमें आइसक्रीम भी डाली और वो भी बहुत अच्छी लगी। अब तो रेस्टोरेंट में भी बहुत अच्छी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम मिलती है। एक ग्लास में ही पेट भर जाता है। वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने चाय पहले पी है या कॉफ़ी पी है ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन चाय मुझे बहुत पसंद है। हाइपर एसिडिटी की वजह से मैंने कई बार चाय पीना बंद करने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत सारे दोस्त होने के कारण मैं चाय पीना बंद नहीं कर सका। जब दोस्त मिलने को आते हैं तो चाय पीना बंद किया है, ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज भी मैं चाय पीना चालू रखा है, लेकिन एसिडिटी के कारण थोड़ी चाय कम पीता हूँ। आखिर दोस्त हैं तो जिंदगी है, वो नहीं तो जिंदगी सुनी सुनी है। और वैसे घर में तो चाय मैं ही बनाता हूँ। क्या बात है। और एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सा संदेश है कि हमारे जमाने में कोल्ड ड्रिंक पीना यानी किसी राजसी ठाट का अनुभव करना। जब पहली बार कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया था तो पूरा दिन उसके ही चर्चे हुए थे, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए। और क्योंकि भाई रिवाज नहीं था, कोल्ड ड्रिंक वैसे तो अधिक पीने के रिवाज नहीं था पहले, घर में तो रखी नहीं जाती थी। और बाहर गए पापा मम्मी के साथ तो या तो कुल्फी, सॉफ्टी, आइसक्रीम वगैरह खाते थे। फिर एक टाइम आया जब पापा ने एजेंसी ली किसी कंपनी की, तो उनको फिर सब मिलने लगा, गोल्ड स्पॉट वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैरेट मिलने लगे। तो छोटी छोटी कांच की बोतल, उनके बोतल ओपनर से खोलना, संभाल कर, झाग न गिरे, पीते थे। पर बहुत नाक में संभालना और ढेर सारी गैस को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। ये बात तो है कि वो जो गैस निकलती है वो वाकई संभालना अपने आप में बड़ी मतलब कुशलता की बात है। हाँ, जो दक्षता चाहिए। जाता था। जी हाँ। क्या करती थी आप फिर उसके? बस बताया तो कैसे हाथ रख लेते थे, डर के बारे संकोच लगता था कोई देख तो नहीं रहा है। और डर से किसी को बताती भी नहीं होंगी कि तो क्यों, तुम क्या करती थी? तुम भी तो ऐसे पीछे झाग दरवाजे के पीछे भागती थी। ये तो बाद में पता चला ना। बोतल को सीने से लगाई कि जी मेरी बोतल से ना पी ले, और क्या है ना। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई वो चाय कॉफी नहीं था, वो अमृत था, आनंददायक चीज। 7th बोर्ड के एग्जाम देने के बाद नाना जी मुझे सुबह में उठाते और चाय बनाना सिखाते थे। वे एक साथ 2 कप चाय पीते थे, पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती का अनुपात बताते और मैं उसे उबालती थी। टी पॉट में चाय डालकर कुछ चाय प्लेट में डालकर पहले पी ली। वो चाय की सुगंध और जिह्वा पर एहसास का वो कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। बाद में मैंने अपनी छोटी बहन को भी एक दिन चखाया। वैसे सर्दियों के दिन में जब हमें सर्दी जुकाम लगती थी तो चाय में तुलसी के पत्ते डालकर नानी हमें पीने के लिए देती थी। आज कितनी भी चाय पी लीजिए खुद से बनाकर कुल्हड़ वाली, वो छुपा कर जो चाय पीने का मजा था वो मजा नहीं है। क्या बात। तो भाई अमृत की बात है तो हमारे एक साथी और भी लिख रहे हैं चाय या कॉफी, वो भी पहली बार। अरे भाई कोई अमृत है क्या? अब इनके लिए तो भाई है कि अमृत नहीं है। ये वस्तुतः याद नहीं, गर्मी की छुट्टियों में बचपन में जब गांव जाना होता था 2 कोस पैदल चलकर गांव में पहुंचना होता था। वहां पर बड़े बुजुर्ग भाभी की दही मिश्रित खांड का रस दाने के साथ दिया करती थी। जब कुछ बड़े हुए तब गांव जाने पर गुड़ और कभी कभी शक्कर की भी गर्मा गर्म काली चाय व भूजा मिला करता था। उसमें नींबू भी नहीं पड़ता था। फिर तो शहर में रोज ही चाय मिलने लगी दोनों टाइम, लेकिन दूध वाली, वो भी ग्लास
गिलास में शीशे के, फिर स्टील के, लेकिन काफ़ी तो नौकरी में बाअदब लोगों के स्वागत के ही क्रम में। वैसे पीते अब भी हैं, हाँ पीते क्या लोग, ये चाय या ब्रेड लेते हैं तो हम चाय से चुपड़ी भारतीय ब्रेड रोटी है ना, चाय काफ़ी का आनंद। अंग्रेज आए और हमको रंग गए अपने रंग में। कितने कमज़ोर हैं, ये याद कर रहे हैं कि हम सब खांड और दही छोड़कर चाय कॉफ़ी पर आ गए हैं। तो भाई अब तो आए ही गए हैं, लेकिन हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा इसका रास्ता निकाला है। इन्होंने लिखा है कि हम छोटे थे तब चाय में दूध की मलाई डालकर पीते थे, बड़ा मज़ा आता था। आप भी ऐसे ही पीना, मजा आएगा। मजा आएगा, क्या बात। तो भाई हम, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। चाय से लगता है जैसे आंख, नहीं मलाई डालकर चाय, मलाई डालकर, अरे मोटी मोटी मलाई जी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे चाय की आदत बचपन से ही पड़ी। जब हम सुबह पढ़ने के लिए उठते नहीं थे तो माँ चाय दे के उठाती और फिर हम उठ जाते या फिर मुझे नहा के ठंड बहुत लगती थी तो माँ कंबल में बिठाकर चाय देती। क्या बात फिर है। आदत पड़ गई, लेकिन अब भी नहा के कोई चाय, लेकिन अब भी नहा के कोई चाय देता ही नहीं। ओहो मतलब माँ की नहाते बात ही कुछ और थी ना। हाँ नहाते इसीलिए कि चाय मिलेगी उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इनके इश्क की कहानी कुछ ऐसी है। मेरी तरह मेरी पत्नी भी चाय की दीवानी है। जब कॉलेज में नया नया प्यार हुआ और जब पहली बार अपनी प्रेमिका जो अब पत्नी है को घूमने कॉफी हाउस लेकर गया तो लगा कि कॉफी के बारे में पूछूंगा तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, पर उन्होंने पहली ही मुलाकात पर बता दिया कि मुझे चाय ही पसंद है। बस फिर क्या था, रिश्ता और भी गहरा होता चला गया और शादी से होते हुए आज भी चाय की दीवानगी जारी है। क्या बात है। तो एक गाने सुन लेते हैं ना। भाई इश्क की बात आई है तो गीत तो सुनना है, और इश्क से जुड़ा गीत सुनते हैं जी। छुपना है तो जल्दी छुप जा, छुपना है तो जल्दी छुप जा, रात है थोड़ी बाकी, कैसे रहना जाए दोनों मैं और मेरा साथी। छुप जा रे जा, छुप जा, यूं कब तक हम तकरार करें, तेरी मिन्नत 100 बार करे, आप चुप चुप प्यार करे, छुप छुप आके प्यार करें, आप चुप चुप प्यार करे। एक
एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है हुआ कि बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा था। तो मेरे एक रिश्तेदार की बारात कानपुर गई थी, तो बारात की सारी व्यवस्था गेस्ट हाउस में थी। वहां नाश्ते के बाद कोल्ड ड्रिंक दी गई जो मैंने कभी नहीं पी थी। तो मन में एक लालसा भी थी इसका स्वाद कैसा होगा। तो मैं बोतल जैसे ही मैंने ली और जैसे ही पहला घूंट पिया तो ऐसा लगा मानो मेरा गला ही छिल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसका टेस्ट इतना खराब होता है फिर भी लोग इतना चाव से कैसे पीते हैं। वो दिन था तो मेरा पहला अनुभव ही खराब था। भाई धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है, पता है, हर चीज की। पिज्जा भी पहली बार खाया था तो नहीं अच्छा लगा था, चाउमीन भी नहीं अच्छा लगा था, आप याद कीजिए ना। देखो हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं मत खाओ, ये अच्छा खाना नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हाँ, लेकिन फिर भी यादें तो बहुत सारी जुड़ी होती है ना कि आपको कैसा लगा था। हाँ। अब देखो ना, मलाई वाली चाय की बात आई तो हमारे और भी साथियों ने लिखा कि मलाई वाली चाय मुझे भी पसंद है पर अब दूध में मलाई ही नहीं आती। और कोल्ड ड्रिंक की बात आ रही तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि चाय और कॉफी पहली बार कब पी, ये तो पता नहीं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीना बचपन से ही पसंद था। पहली बार कोल्ड ड्रिंक मामा जी की शादी में पी थी और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मेरी फोटो भी एल्बम में है। बचपन में जब पीते थे तो अचानक से कोल्ड ड्रिंक नाक में घुस जाती थी, तब एक जलन सी लगती थी और उसका भी एक अलग ही मजा था। पिछले साल तक बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था, लगभग 7 दिन, लेकिन अब इसे बहुत बंद कर दिया है इसके दुष्परिणाम को देखते हुए। तो देखो हमारे साथी जो है ना खुद समझदार हैं और ये समझते हैं कि इसके दुष्परिणाम को देखते हुए हमें कैसे इसे रोक देना चाहिए और काम करते करते कैसे व्यायाम करना चाहिए ये भी हमारे साथी जानते हैं। थोड़ा सा आप बताएंगे, थोड़ा हम बताएंगे। तो आप पहले बताएं ना। हाँ, मतलब हमारा मतलब आप बताएं तो मतलब चलिए देखिए, ये एक जो है हमारे पास संदेश आया है आप जी कि काम करते हुए भी व्यायाम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, बस केवल इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। दरअसल इस समय हम हर नवा भारतीय मधुमेह से पीड़ित है, भले ही उसे इसका ज्ञान हो या ना हो, लेकिन जिनके पास इनकी पहचान हो या ना हो, हर मोबाइल यूजर्स को ये व्यायाम तो अपने सेहत के लिए बहुत आवश्यक है ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है। यथा पांव को कुर्सी पर रखकर पद्मासन की मुद्रा में बैठे आंखों और कंधों को विश्राम देने के व्यायाम तो हर समय ही किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऐसे ही जैसे कि सुबह अगर आपकी उठने के बाद पानी पीने की आदत है, जैसे बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते हैं या सादा पानी पीते हैं, तो आप ज़मीन पर बैठ जाएं या अपने तख्त है तो उस पर बैठ जाएं पैर फैलाकर और अपने पंजों को खूब आगे पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं घड़ी की दिशा में, विपरीत दिशा में। उसके साथ साथ जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं पैर के, उनको जैसे कि हाथ की मुट्ठी हम बंद करते हैं खोलते हैं, वैसे उन उंगलियों को, पैर की उंगलियों और अंगूठों को भी वैसे ही अंदर की ओर खींच सकते हैं और फिर उसे खूब फैला सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रेचिंग आप बैठे बैठे कर सकते हैं या आप ये काम अखबार पढ़ते हुए भी कर सकते हैं, है ना। आप जैसे आंखें बंद करके बता रही थी, मुझे लगा आप जरूर सुबह उठ के ऐसे ही करती हैं व्यायाम, क्योंकि इतना आंख बंद करके कोई कैसे बता सकता जब वो करता ना हो तो, है ना। ये बहुत अच्छी बात, कर लेना चाहिए, बस यही चाहिए इतनी बात तुम लोग बताती हो कि हम सोचते हैं हम शुरू कर दें और हमने शुरू कर दिया, बस। क्या बात है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि घर के कामों से अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। सुबह से ही घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा करना, फिर किचन में काम करते हुए कभी हाथ ऊपर उठाकर और उचक कर कुछ उतारना, फिर वापस रखना, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसी तरह आटा गूंथना, रोटी बनाना, हाथ की एक्सरसाइज इन कामों से हो जाती है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा। ऐसे ही अगर आप रसोई घर में जैसे काम कर रहे हैं, चाय आपने चढ़ाया है, बाकी कोई काम, वैसे तो एक साथ हम लोग कई काम करते हैं, लेकिन अगर कोई काम नहीं करना है, थोड़ा आपको आलस से आ रहा है, आपने सिर्फ चाय चढ़ाया है या दूध चढ़ाकर आप खड़े हैं या खड़ी हैं, तो आप ताड़ासन कर सकते हैं, यानी कि पंजे आप बराबर में रख लीजिए पैरों के, हाथ को जैसे कि हम उंगलियां एक दूसरे में डाल लेते हैं उनको कर लें, हाथ की उंगलियों को फंसा लें और फिर अपने सिर पर हाथ रखें और फिर ऊपर खींच दें, यानी कि आसमान की तरफ आपकी हथेली होनी चाहिए और पंजे के बल आप धीरे धीरे उठें और स्ट्रेचिंग करें। इस तरह से ताड़ासन आप कर सकते हैं। उसी में आप थोड़ा सा और अगर आपके पास समय लगता है आपको, तो ताड़ासन के साथ साथ ही थोड़ा दाहिनी की तरफ आप झुक सकते हैं, थोड़ा बाईं तरफ आप झुक सकते हैं। उसी तरह से उचक के, जैसे कहा हमारे साथी ने बताया ना कि उचके तो उचके कर सकते हैं आप। जी, वो जैसे बैठे बैठे मैंने अभी कंधे जो है किया ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हाथ की मुट्ठियां जो हैं आप बंद कीजिए, हाथों को अपने से शरीर से दूर कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज गोल गोल घुमा लीजिए अच्छी तरीके से। जी हाँ, कलाइयों को घुमा लीजिए। और आंखों का व्यायाम तो हमारे साथी ने बताया है और तमाम बातें और भी
भी हमारे साथियों ने लिखी हैं। क्या लिखा है? एक श्रोता ने तो लिखा है कि काम करते हुए व्यायाम हो ही जाता है, फिर वो घर का काम हो या व्यवसायिक काम। पुराने समय की बात है, गृहिणियों को सभी काम हाथ से ही करना पड़ता था, रसोई से लेकर कपड़े धोने तक। यहाँ तक अनाज, गेहूं या बाजरी हाथ घंटी में पिसा जाता था। छाछ बनाने के लिए बिलोना हुआ करता था। बिलोना को रिवर्स फॉरवर्ड हाथ से घुमाने के साथ शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता था। कुएं से पानी हाथ से निकालना, सींचना, उसमें भी व्यायाम हो जाता था। और मैं अपनी बात कहूं तो हमारे सुधारी व्यवसाय में सभी काम हाथ औजारों से हुआ करता था, उससे भी व्यायाम हो जाता था। आज ये सभी काम मशीन द्वारा किया जाता है, तो व्यायाम कम आराम ज्यादा हो गया। लेकिन मैं पिछले करीब 15 साल से आज तक नियमित व्यायाम और प्राणायाम हर रोज सुबह कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो सांसों का हम लोग कहते हैं, जिसे सूक्ष्म प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये तो व्यायाम की बात हो गई। ऐसे ही आपको अगर मौका मिले तो कपालभाति है, भस्त्रिका है, या जो भी है, इस तरीके के जो भी व्यायाम होते हैं, नहीं तो बैठे बैठे आप ओम कर सकते हैं। इससे आपके पूरी श्वसन क्रिया जो है वो ठीक हो जाती है। आप अपने नाकों की, जैसे हम बात करते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, यानी दाहिनी नाक से आप सांस ले रहे हैं या बाईं से सांस ले रहे हैं, ये आप देखकर इनको भी आप विपरीत दिशा में कर सकते हैं या दोनों को बराबर से चला सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको कुछ पीठ में ऐंठन आदि लग रही है या कुछ दिक्कत लग रही है, तो आप अगर रसोई घर में खड़े हैं, बेसिन है पास में, तो बेसिन के पास आप एक पैर अपना रख लीजिए ऊपर और अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच आगे की ओर आप कर सकते हैं। यानी कि पैर आपने ऊपर रखा उसके ऊपर, या पंजा रखा आपने, और घुटना जो है वो अपने सीने के पास ला सकते हैं, या अपने शरीर को आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पैरों से आप कर लीजिए लगातार, तो व्यायाम तो चलता रहेगा। दूसरा कुछ और व्यायाम करेंगे, लेकिन गीत वाला व्यायाम करेंगे या कुछ संदेश पढ़ रही हैं? एक छोटा सा संदेश में पढ़ देती हूँ। हाँ बिल्कुल, पढ़ते हैं, बिल्कुल, स्वागत है। काम करते हुए व्यायाम, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, इससे अच्छा कौन सा व्यायाम? क्या बात है भाई, ये तो लिफ्ट कहती है कि हमारी तरफ से मत आओ, उधर जाओ, उधर जाओ। बिल्कुल, दूसरी मंजिल पर रहते हुए सुबह से शाम में कम से कम 5-6 बार उतरती चढ़ती हूँ। तो अब एक गाने का अंतरा। धड़के जिया जिया जिया, सुन ले पिया, धड़के जिया, ये मिलन बुरा है क्योंकि लागे है भला भला, सुन ले पिया, धड़के जिया, ये मिलन बुरा है क्योंकि लागे है भला भला, सुन ले पिया पिया पिया, धड़के जिया जिया जिया। पुकारे गली आ, बाहों के सहारे चली आ, भंवरा पुकारे गली आ, बाहों के सहारे चली आ, प्यार से यूं न डर, मैं जो हूँ गम न कर, प्यार से यूं न डर, मैं जो हूँ गम न कर, ये मिलन भला है क्योंकि लागे है बुरा बुरा, ये मिलन बुरा है क्योंकि लागे है भला भला, सुन ले पिया पिया पिया, धड़के जिया जिया जिया। जाने दे ये घाटे सता ना, मीठी मीठी बातें बना ना, जाने दे ये घाटे सता ना, मीठी मीठी बातें बना ना, छोड़ भी ये अदा, मान जा दिलरुबा, छोड़ भी ये अदा, मान जा दिलरुबा, ये मिलन भला है क्योंकि लागे है बुरा बुरा, ना ये मिलन बुरा है क्योंकि लागे है भला भला, सुन ले पिया पिया पिया, धड़के जिया जिया जिया। अखियों से नशा पिला ला,
अच्छा तू निगाहें मिला ला, आँखियों से नशा पिला ला, अच्छा तू निगाहें मिला ला, मान ली जो कहे अच्छा जी यूं सही, मान ली जो कहे अच्छा जी यूं सही, चाल वो दिखाती हूँ कि आए प्यार का मजा, चाल वो दिखाती हूँ कि आए प्यार का मजा। एक बार सबका स्वागत है। कार्यक्रम हम इस वक्त एक्सरसाइज करोगी तो ऐसे ही आवाज आएगी राशि। कह रहे थे कि रुक जाओ, गाना सुन रहे हो तो ठीक है, लेकिन हाँ ये कि जो अभी हमने बताया कलाई घुमाने वाला ये कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक पर भी जाती हैं। क्या बात है। एक संदेश है कि सुबह उठने के बाद घर का कुछ काम मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम वाली देर से आती है। सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक करके अपने रूम में झाड़ू लगाती हूँ, हॉल में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद प्राणायाम करती हूँ, नहाकर सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर रहने से सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना दिन में 10 बार हो जाता है। तो भाई अच्छा व्यायाम हो जाता है, लेकिन जैसे कि अगर टहलने हम जा रहे हैं तो आप 100 बार कम से कम ताली बजा सकते हैं, तो जो सारे हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं। तो कहीं कोई शरीर में तकलीफ होती है, वैसे तो कोशिश करें कि 200 बार आप बजाएं तो और अच्छा रहेगा। या अपनी हम जैसे उंगलियों में फंसा लेते हैं ना अपने हाथों को, तो उनको एक दूसरे से रगड़ भी सकते हैं, या तो केवल दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, अपनी उंगलियों को दबा लीजिए, खाली बैठे हैं कहीं सार्वजनिक वाहन में अगर सफर कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं सफर कर सकते, हमें इस यात्रा को यहीं रोकना पड़ेगा। क्या बात लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें अनुमति लेने की जरूरत है अब बुआ। तो अब राजश्री त्रिवेदी और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।